विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आज आपका स्वागत है। आज प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के साथ में बातचीत करेंगे। प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र, मध्यकालीन कविता का पाठ और उसके अंतर्गत जायसी और जायसी का नागमती वियोग वर्णन। तो विद्यार्थियों, आज नागमती का वियोग वर्णन को लेकर अपन चर्चा करेंगे। नागमती का वियोग वर्णन अपने आप में एक अद्भुत प्रकार की वियोग गाथा है। यों तो पद्मावत के अंतर्गत रतन सेन भी हैं, उनका वियोग वर्णन भी है, पद्मावती का भी है, लेकिन नागमती का जो वियोग वर्णन है वो सर्वोपरि है। तो नागमती के वियोग वर्णन में ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिनको देखकर हमें लगता है कि ये अपने आप में अद्भुत है, अनोखा है, अलग हटकर है। तो आज अपन नागमती के वियोग वर्णन को लेकर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन नागमती के वियोग पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। नागमती अपने आप में पद्मावत का एक विशिष्ट पात्र है और सूफी कवि जायसी जो हैं वो अपन जानते ही हैं कि प्रेम की पीर के अमर गायक हैं, बहुत ही भावुक हृदय हैं। और भावुक हृदय होने के नाते जायसी ने जो विरह वेदना का चित्रण किया है वो एकदम चित्र के समान हमारे सामने उपस्थित हो जाता है, मूर्तिमंत हो जाता है। पद्मावत का वियोग वर्णन जो है उसके कारण ये अपने आप में सर्वोत्कृष्ट प्रबंध काव्य की श्रेणी में आ जाता है पद्मावत। इसमें जायसी ने राजा रतन सेन, नागमती और पद्मावती और बादशाह अलाउद्दीन इन सबके वियोग की गाथाओं को चित्रांकित किया है। रानी नागमती का जो वियोग है वो हमें 3 खंडों में देखने को मिलता है। पहले स्थल पर तो नागमती जो है रतन सेन के वियोग में व्यथित और पीड़ित दिखाई देती है, और नागमती जो है वियोग खंड के अंतर्गत उसका वर्णन आता है। और दूसरा स्थल जो है वो नागमती संदेश खंड के अंतर्गत, जिसमें वो पक्षी के समक्ष अपने विरह की वेदना को प्रकट करती है। तो नागमती के जो तीसरा खंड है नागमती विलाप खंड, उसमें रानी पद्मावती के साथ साथ रानी नागमती भी राजा रतन सेन के बंदी होकर दिल्ली चले जाने पर अत्यंत विरह से व्यथित दिखाई देती है। ये नागमती का वियोग वर्णन सर्वोपरि है, क्योंकि भारतीय रमणी अपने पति के विछोह में अत्यंत करुणा के साथ भावुक हृदय निमग्न होकर अपना शुद्ध बुद्ध खो देती है। नागमती विरह व्यथा का वर्णन जो है हमें बहुत सारे बिंदुओं के आधार पर देखने को मिलता है। सबसे पहला जो बिंदु है उसमें नागमती के वियोग के वर्णन के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, उसमें रुदन का प्रधानता है। मतलब वो वियोग के अंदर खून के आंसू रोती रहती है। उसका रुदन जो है देखकर पूरा विश्व जो है वो रुदन में दिखाई पड़ता है। रुदन की प्रधानता विरह विदग्धता के कारण आंसू कभी कभी तो इतने बहते हैं कि पर्वत के पर्वत, शिखर के शिखर डूब जाते हैं। समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ देता है, सारी सृष्टि जो है विरह के आंसुओं में डूब जाती है। इस प्रकार की अतिशयोक्ति का वर्णन विरह की वेदना के अंतर्गत जायसी ने किया है। मतलब सारी सृष्टि को विरह के अंदर विदग्ध दिखाया है कि सारी सृष्टि जो है वो नागमती के आंसुओं में डूब जाती है। एक उदाहरण आपके समक्ष रखती हूँ। पदिक पदारथ कहाँ हुत खोबा, टूट ही रतन रतन तस रोता। गगन मेघ जस बरसे भला, पुहुमी शिशिर सलिल बहिजना। सायर टूट शिखर गा पाटा, और सूजन बार पार कहू गाटा। दिखाई भी नहीं पड़ता है, पूरी की पूरी सृष्टि जो है वो आंसुओं के अंदर डूबी हुई नजर आती है। तो ये रुदन का जो प्रधानता है, रोने की जो प्रधानता है, वो नागमती के वियोग के अंदर हमें देखने को मिलती है। फिर विरह का ताप भी जो है वो बहुत अधिक है। विरह के ताप की पीड़ा इतनी ज़्यादा है कि विरणी नागमती इतनी संतप्त है कि सारी की सारी सृष्टि जो है वो जलती हुई दिखाई पड़ती है, उसके ताप के कारण जलती हुई दिखाई पड़ती है। एक उदाहरण, अस पर जरा विरह कर गठा, मेघ साम भय धूम जो उठा। दाढ़ा राहु केतु गा दाधा, सूरज जरा चांद जरी आधा। जलकर सूरज और चांद दोनों ही आधे हो गए हैं,
इतना ज़्यादा विदग्धता है नागमती के विरह के ताप के अंदर कि पूरी सृष्टि जो है और पूरे संसार के जो पदार्थ हैं वो जलते हुए नजर आते हैं। तो विरह की सर्वव्यापकता भी आपको नजर आएगी। नागमती के वियोग के अंदर पूरा विश्व किस प्रकार सराबोर हो जाता है, किस प्रकार विरह से बंध जाता है, ये हमें देखने को मिलता है। केवल नागमती ही विरह से पीड़ित नहीं है, पशु पक्षी, सूरज, आकाश, पाताल, स्वर्ग, पूरा ब्रह्मांड सारा का सारा विरह से जलते हुए नजर आते हैं। सूर्य की दशा का एक उदाहरण मैं आपके सामने रखती हूँ कि विरह की आगी सूर जरी कांपा, रात दिवस जरे अहो तापा, खिनहि सरग खिन जाई पतारा, थिर न रहे यही आगी अपारा। इतनी अधिक आग है उसकी विरह की अग्नि के अंदर, विरह के ताप के अंदर, कि एक क्षण के लिए स्वर्ग में, एक क्षण के लिए पताल में छिप जाता है। विरह की आग के कारण सूर्य दिन रात कांपता रहता है। तो ये विरह की सर्वव्यापकता आपको नजर आएगी, नागमती के वियोग वर्णन के अंदर दिखाई पड़ेगी। अब प्रकृति भी संवेदनशील है। नागमती के वियोग को देखकर प्रकृति कितनी संवेदनशील है, ये इसके चित्र देखिए आप, कि पहाड़, पेड़, पत्ते, पुष्प, लताएं सभी के सभी उसके निकट संबंधी बन जाते हैं। और नागमती जहाँ विरह की व्यथा सुनाती है ना, तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी उसकी विरह की उसको ताप को सुनते हुए नजर आते हैं। तो आप देखें, जिस पक्षी के आगे जाकर वो विरह की वेदना सुनाती है, वो पक्षी जलकर राख हो जाता है। जेही पक्षी के नियर होई कहे विरह की बात, सोई पंखी जाई जरे तरवर होर निपात। सारे वृक्ष जो हैं वो पत्ते से रहित हो गए हैं, और सारे पक्षी जिनके आगे उसने विरह की वेदना का गान किया, वो सारे के सारे जलकर राख हो गए। इस विरह की ताप के आधिक्य के कारण उसका शरीर भी जो है वो कृशकाय हो गया है। विरह की पीड़ा इतनी ज़्यादा है, उसमें भी आप देखें कि जायसी ने इतना अतिशयोक्तिपूर्ण उसका वर्णन किया है उसके कृश शरीर का, कि नागमती जलकर कोयला हो जाती है विरह के कारण। उसका शरीर तोले भर भी मांस नहीं रहता और रक्त की एक बूंद भी शेष नहीं रहती। विरह से सारा का सारा शरीर जो है वो गलकर क्षीण हो गया है। एक उदाहरण देखें इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण, दही कोयला भई कंत सनेहा, तोला मासु रहे नहीं देहा, और रकत न रहा विरह तन गरा, रति रति होई नैनन ढरा। एक एक रति होकर नैनों से जो आंसुपात होता है वो रक्त के आंसू मानो बिखर रहे हों, और सारे शरीर के अंदर रक्त समाप्त हो गया, तन गल गया, तोड़ा भर भी मांस नहीं रहा, और कोयला के समान नागमती का शरीर हो गया, काला हो गया। तो विरह की ताप की अतिशयता इतनी ज़्यादा है कि उसका शरीर कृशकाय हो जाता है। अब इतना ही नहीं, तीज त्योहारों पर विरह की अधिकता और ज़्यादा बढ़ जाती है। ज्यों ज्यों तीज त्योहार आते हैं, सभी लोगों को रंगरेलियाँ मनाते हुए देखती है, तो उसका विरह अधिक्य बढ़ जाता है। और वो विरह का निवेदन जो करती है उसमें बहुत ही मनोवैज्ञानिकता है। तीज त्योहार, पर्व इत्यादि अवसर जब आते हैं तब वो बेचैन दिखाई पड़ती है। वो कहती है, अबहन अबहू निठुर आई एही बारा, परब दीवारी होई संसारा। पूरे संसार में दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है, अब तो हे निष्ठुर तुम आ जाओ और मेरे विरह के ताप को कम कर दो। तो इस प्रकार से वो विरह की अधिकता का वर्णन इसके अंदर का देखने को मिलता है। अब उच्च विरही पात्र जो हैं वो किस तरह से साधारण स्थिति के अंदर आ जाते हैं, जायसी ने इसका वर्णन भी बहुत सुंदर ढंग से किया है कि उच्च से उच्च वर्ग के राजा और रानी और सामंत जो वर्ग है वो भी किस साधारण से लोगों की श्रेणी में आ जाता है विरह के आधिक्य के कारण। इसका वर्णन, नागमती बिल्कुल जन साधारण जैसी लगती है, वो रानी होते हुए भी उस रूप में नहीं रहती और एक सामान्य मनुष्य की तरह अपना जीवन व्यापन करती है। चित्तौड़ की रानी नागमती वर्षा ऋतु आते ही चिंतित हो जाती है कि वर्षा में ये छप्पर इत्यादि जो हैं वो अगर वर्षा के कारण गल जाएंगे तो छप्पर कौन छवाएगा। तपे लागी अब जेठ अषाढ़ी, मोही पीऊ दिन छाजने रही गाड़ी, कोरो कहाँ ठाठ नव साजा, तुम बिनु कंत न छाजनी छाजा। तुम्हारे बिना हे मेरे प्रिय मेरे छाजे कौन छवाएगा, तो मैं किस प्रकार से वर्षा ऋतु में अपना जीवन व्यापन कर पाऊंगी। तो इस प्रकार से वो पर्व त्योहार में भी अपनी जो विरह की आधिक्यता है उसका वर्णन वो करती हुई चलती है।
फिर आप देखें कि हम निष्कर्ष के रूप में अगर कहें तो नागमती के वीर्य वर्णन में जो वेदना है, जो व्यथा और पीड़ा है, वो अतिशय मात्रा में है। 6 ही ऋतुओं और 12 ही महीनों में प्रकृति का जो स्वरूप रहता है उसमें विरह का आधिक्य और बढ़ता हुआ नजर आता है। तो 12 मासा के चित्रण के अंतर्गत भी हमें नागमती का वियोग आधिक्य देखने को मिलता है। इसमें विरह की सारी दशाओं का वर्णन है। चिंता भी है तो व्यथा भी है, गुण कथन भी है तो मूर्छा भी है, व्याधि है तो मरण जैसी स्थिति भी है। तो इन सारी दशाओं का चित्रांकन बड़ी सुंदर ढंग से जायसी ने किया है। और कई कई जगह तो बहुत ही अतिशयोक्ति का प्रयोग किया है, जिसमें नागमती का वियोग वर्णन से हमें जड़ और चेतन सारे ही प्रभावित नजर आते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से नागमती के वियोग के जो बिंदु हैं उस पर हमने प्रकाश डालने का प्रयास किया। और आज इतना ही करेंगे। कल अगला अंक अगले कवि को लेंगे। धन्यवाद।